स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल बेसिक नॉलेज में। हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल पार्ट 3, जिसमें हम बात करेंगे ज्वालामुखी और भूकंप की। हमें जहां आवश्यकता पड़ी है वहां पर हमने विस्तार से बताने की कोशिश की है और साथ ही साथ ऑनलाइनर क्वेश्चन के साथ बताने की कोशिश की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्वालामुखी ज्वालामुखी वाल्केनो भूपटल पर वह प्राकृतिक क्षेत्र या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिंडर कहते हैं। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती हैं। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, जिसे हम एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। इसमें अक्सर उद्गार होता है। वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या 500 से अधिक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है लेकिन इसमें कभी भी उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ और इसमें पुनः उद्गार होने की कोई संभावना नहीं रहती, इसे हम शांत ज्वालामुखी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो ये प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अग्निवलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक किसे कहते हैं? तो ये प्रशांत महासागर के परिमेखला को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका व एशिया महाद्वीप के तटों पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर 5, गीसर किसे कहते हैं? तो बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, उसे हम गीसर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो ये कोटापैक्सी, ऊंचाई इसकी 19,613 किलोमीटर, जो कि इक्वाडोर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये ओजस टेल सोलाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है और कहाँ है? तो कांकुआ एडीज पर्वतमाला पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 6,960 मीटर। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्राम्बोली तथा एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो आइसलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 11, क्राकाटोआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इंडोनेशिया में। क्वेश्चन नंबर 12, सेंट हेलेना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो तंजानिया में है। क्वेश्चन नंबर 14, मेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो केन्या में। क्वेश्चन नंबर 15, धसाव या अन्य कारण से हुआ ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तार क्या कहलाता है? तो ये काल्डेरा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16, उद्गार के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकरण सन 1908 में किसने किया था? लैक्रोई ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17, बेसाल्ट प्रवाह के अलावा सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो शील्ड ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 18, शील्ड ज्वालामुखी कहाँ का उदाहरण है? तो ये हवाई द्वीप का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 19, किस ज्वालामुखी में बेसाल्ट की अपेक्षा अधिक ठंडे श्यान लावा उद्गार होते हैं? तो ये मिश्रित ज्वालामुखी से। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वाधिक विस्फोट ज्वालामुखी कौन सी है? तो ये ज्वालामुखी कुंड है। क्वेश्चन नंबर 21, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का हिस्सा कौन सा है? तो ये डेक्कन ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी
श्रृंखला कितनी लंबी है? तो ये 70,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23, ईरान का को सुल्तान व देमवेंद तथा म्यांमार का पोप कैसे ज्वालामुखी है? तो ये मृत अथवा शांत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 24, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? तो क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अमेरिका के किस राज्य में क्रेटर में जल भरने से क्रेटर झील बन गई थी? तो ये बन गई थी ओरेगन। भूकंप में 3 तरह के कंपन होते हैं। पहला प्राथमिक अथवा पी तरंगे। यह तरंग पृथ्वी के अंदर प्रत्येक माध्यम से होकर गुजरती है। इसकी औसत वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इसकी गति सभी तरंगों से अधिक होती है, जिससे यह तरंग किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती है। पृथ्वी से गुजरने के लिए इन तरंगों द्वारा अपनाया गया मार्ग नतोदर कहलाता है। दूसरा देखिएगा, द्वितीय अथवा एसवेग। इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। यह तरंग केवल ठोस माध्यम से होकर गुजरती है। इनकी औसत वेग होती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। तीसरा है सतही अथवा एल तरंगे। इन्हें धरातली या लंबी तरंगों के नाम से पुकारा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी। इन्हें कई बार लव वेव्स के नाम से भी पुकारा जाता है। इनका अन्य नाम आर वेव्स, रे लाइट वेव्स। यह तरंगे मुख्यतः धरातल तक ही सीमित रहती हैं। यह ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। इनकी चाल 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सतही तरंगे अत्यधिक विनाशकारी होती हैं। भूकंपी तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। नेक्स्ट देखते हैं, सभी भूकंपी तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ में से गुजरने पर बढ़ जाता है तथा कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर घट जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, केवल प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी की केंद्रीय भाग से गुजर सकती हैं, परंतु वह वहाँ पर उनका वेग कम हो जाता है। गौड़ तरंगे द्रव्य पदार्थ में से नहीं गुजर सकती। एल तरंगे केवल धरातल के पास ही चलती हैं। विभिन्न माध्यमों में से गुजरते समय यह तरंगे परावर्तित तथा अपरिवर्तित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भूकंप के उद्भव स्थान को क्या कहते हैं? ये केंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्र शुरू कर कौन सी लहरें निकलती हैं? तो ये तीनों तरंगे निकलती हैं। PSL, P फॉर प्राथमिक तरंगे, S फॉर सेकेंडरी वेव्स और L फॉर लव वेव्स। क्वेश्चन नंबर 3, अधिकेंद्र किसे कहते हैं? तो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अधिकेंद्र पर सबसे पहले कौन सी तरंग पहुंचती है? तो ये प्राथमिक तरंग पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 5, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को जापान में किस नाम से पुकारा जाता है? तो ये सुनामी के नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जिन संवेदनशील यंत्रों द्वारा भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ के कितने स्केल हैं? तो 3, ट्रांसीफेरल स्केल, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्टर स्केल का विकास कब और किसने किया था? कि अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर द्वारा 1935 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, रिएक्टर स्केल का पाठ्यांक कितना है? तो 0 से 9 तक है। क्वेश्चन नंबर 10, रिएक्टर स्केल पर प्रत्येक अगली इकाई पिछली इकाई की तुलना में कितना अधिक तीव्रता रखता है? तो 10 गुना रखता है। अर्थात रिएक्टर स्केल पे अगर 1 है तो जो 2 होगा वो 1 से 10 गुना
अधिक विनाशकारी होगा, 10 गुना अधिक शक्तिशाली होगा। जो तीसरा होगा वो उससे 10 गुना अधिक विनाशकारी और शक्तिशाली होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, भूकंप आने का प्राकृतिक कारण कौन सा है? तो ये ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, भूकंप आने का मानवीय कारण कौन सा होता है? तो ये खनन विस्फोट होता है। जब बहुत ज़्यादा किसी जगह खनन हो जाता है तब भूकंप आने की संभावना बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के भीतर चट्टानों की टूटी भाग ऊपर नीचे सरकना क्या कहलाता है? भ्रंशन कहलाता है, या हम भ्रंशन भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक विशाल भूकंप आने के बाद पृथ्वी के काफ़ी समय स्थिर न होने पर हल्के झटके क्या कहलाते हैं? तो आफ्टर शॉक, अर्थात शॉक लगने के बाद का शॉक। क्वेश्चन नंबर 15, संरचनात्मक या भ्रंश मूलक भूकंप किसे कहते हैं? तो विवर्तनिक भूकंप को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वितलीय भूकंप भूगर्भ में कितनी गहराई पर उत्पन्न होते हैं? तो 300 से 720 किलोमीटर दूर तक होते हैं, मतलब नीचे गहराइयों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मध्यवर्ती भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है? तो ये 50 से 250 किलोमीटर तक होती है। क्वेश्चन नंबर 18, गहरा भूकंप में भूकंप मूल की स्थिति धरातल से कितनी होती है? तो ये 250 से 700 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 19, प्राथमिक तरंग की गति कितनी होती है? तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राथमिक तरंगों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये अनुदैर्ध्य तरंग से नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, द्वितीयक लहर को क्या कहते हैं? तो ये अनुप्रस्थ एवं विध्वंस लहर कहते हैं, अर्थात एस वेव को हम अनुप्रस्थ एवं विध्वंस लहर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, धरातली लहरें एल वेव्स को क्या कहते हैं? तो लंबी लहरों के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, रिएक्टर स्केल पर कब तीव्रता का अर्थ शक्तिशाली भूकंप होता है? तो 6.2, अर्थात जब 6.2 से अधिक होता है भूकंप का तो उसे हम बहुत शक्तिशाली मानते हैं, अर्थात बहुत विनाशकारी होता है, बहुत चीज़ों का नुकसान कर देता है। क्वेश्चन नंबर 24, सागर तल के नीचे रिएक्टर मापन पर कितने परिणाम वाले भूकंपों को सुनामी जनक भूकंप कहते हैं? तो 7 से 7.5 तक। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।